हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, दिस इज सेकंड लास्ट चैप्टर इन एफएम। इसके बाद और एक चैप्टर है पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड देन एफएम सिलेबस गेट्स ओवर। इंस्टीट्यूट के मॉडल में और एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसमें खाली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन ठीक है, सो अभी 2 चैप्टर्स अपने बाकी है एंड देन विल कंप्लीट वन मोर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10, करेक्ट ना, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है और वो अपन डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के मॉडल से ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उसके भी मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके देने वाला हूँ। चलो नाउ वर्किंग कैपिटल होता क्या है पहले अपन देखते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ये चैप्टर सबसे बड़ा है बट काफ़ी सिंपल है। ठीक है, बहुत आसान है एंड शायद आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा रहेगा। आई एम नॉट श्योर ग्रेजुएशन में है कि नहीं, बट यस बीबीए का तो था, करेक्ट ना। सो जिन लोगों ने बीबीए किया है उन्होंने पढ़ा रहेगा। आई डोंट नो अबाउट ग्रेजुएशन, या पढ़ा भी रहेगा, डिपेंड्स। चलो, तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल होता क्या है देखते हैं अपन। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसका मैं आपको एकदम पहले सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। इवन यू ऑल्सो नीड वर्किंग कैपिटल। आप बोलेंगे हमको जरूरत है, यस मैं प्रूफ करता हूँ। देखो कैसे, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो पहले आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपका इंस्टीट्यूट का फीस भर देंगे। या लेट्स से अपन क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको क्लास को एडमिशन लेना है, मैं बात कर रहा हूँ लाइव क्लास की। तो वहाँ पे पेरेंट्स फीस भर देंगे 20,000, 30,000, 40,000 जो भी है, वो फीस भर दिया, वो अमाउंट फ्रीज हो गया। इट्स अ फीस फॉर नेक्स्ट 4-6 मंथ व्हाट इट इज। उसके बाद जब क्लास स्टार्ट होगा, आपको क्लास को जाने के लिए यू नीड डेली पॉकेट मनी, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल, करेक्ट ना। यू नीड मनी फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि क्लास सुबह जल्दी होता है तो काफ़ी स्टूडेंट ब्रेकफास्ट बाहर करते हैं। जो घर से टिफिन लाते हैं वो नसीब लेके आए, बट जो आउटस्टेशन स्टूडेंट है बेचारे, दे गो आउटसाइड फॉर ब्रेकफास्ट, सो दे नीड मनी फॉर ब्रेकफास्ट, दे नीड मनी फॉर लंच, डिनर, ट्रैवलिंग कॉस्ट इज देयर, प्लस स्टेशनरी परचेस करना पड़ता है क्योंकि क्लास चालू होता है तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, करेक्ट ना। डेली नेसेसिटीज़ होते हैं, करेक्ट ना। तो इसके लिए भी आपको पैसे लगते हैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए पैसे लगते हैं, मेस के लिए पैसे लगते हैं, हॉस्टल का फीस देना पड़ता है। इवन वी गो फॉर मूवी, we go to MACD, so even we need money for all those purposes. That is called as a working capital. पहले वाला था वो फिक्स्ड है क्योंकि वो वन टाइम पेमेंट है, तो ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, सो इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब अपना जो P&L अकाउंट है ना, उसमें से मेजॉरिटी आइटम्स नथिंग बट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से डे टू डे फंक्शनिंग के लिए लगता है एंड उसमें से जो पैसा खर्च करते हैं वो P&L में आता है, रेवेन्यू नेचर होता है, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी। क्योंकि P&L में डेप्रिसिएशन भी आता है, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, करेक्ट ना, वो तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है नहीं। इसलिए मैंने कहा कि मेजॉरिटी आइटम्स ऑफ P&L, लगभग 75% आर नथिंग बट रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो वो खर्च करने के लिए जो पैसा लगता है वो है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अभी चैप्टर क्यों पढ़ना है, सिंपल। अभी आप सोचो, अगर आपको पेरेंट्स ने वर्किंग कैपिटल नहीं दिया आपको, तो आपके साथ क्या होगा, सोचना। मतलब पेरेंट्स ने बोला बेटा मैं तेरा फीस तो भर दूंगा, लेकिन मैं तेरे को बस को पैसे नहीं दूंगा, ब्रेकफास्ट को पैसा नहीं दूंगा, हॉस्टल का पैसा नहीं देंगे, मेस का पैसा नहीं देंगे, स्टेशनरी के लिए पैसा पे नहीं करेंगे, तो फिर आप क्लास कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। सेम प्रॉब्लम बिजनेसमैन को भी है। खाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बिल्डिंग है, मशीनरी है, टूल्स एंड इक्विपमेंट है, सब कुछ है, बट जो डे टू डे एक्सपेंस है वो अगर इंकर करने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो आपका कंपनी चल नहीं सकता। तो ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए, मतलब फिक्स कैपिटल, मतलब फिक्स कैपिटल जो मैंने आपको कहा, एंड वर्किंग कैपिटल दोनों होना ज़रूरी है। खाली वर्किंग कैपिटल होके भी जरूरत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिक्स कैपिटल भी होना ज़रूरी है। तो हर एक बिजनेसमैन को दोनों कैपिटल रिक्वायर्ड होते हैं, करेक्ट ना। सो अपना जो कैपिटल है, मतलब बिजनेसमैन जो है वो कैपिटल रेज 2 पर्पज़ के लिए करता है।
वन इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड वन इज फॉर शॉर्ट टर्म। हाँ, अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डिफाइन होता है, ये पीरियड के चक्कर में आप मत जाओ क्योंकि उसमें अलग अलग ओपिनियन है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म इज रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म फॉर बाइंग फिक्स एसेट्स। मतलब दिस इज द बाइफिकेशन ऑफ फंड्स। अपन ने जो पढ़ा था ना कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उसमें जो कंपनी फंड रेज करती है उसमें से कुछ फंड शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होते हैं, कुछ फंड लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं। तो शॉर्ट टर्म का मतलब है वर्किंग कैपिटल, करेक्ट ना। अभी आप बोलेंगे सर इसकी ज़रूरत क्या अराइज होती है, चलो अच्छा इसका फाइनेंसिंग कैसे होगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर में आपको सब पढ़ाने वाला। अभी मैं बस एक बेसिक 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आगे मैं क्या पढ़ाने वाला आपको एक ओवरव्यू आएगा उसका, ठीक है ना। क्वेश्चन है सर कंपनी को, चलो आप सोचेंगे सर एज ए स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे को डेली खर्च करने के लिए पैसा लगता है, बट कोई स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सर कंपनी का तो सेल्स भी रहता है करस्पॉन्डिंग, तो डेटर्स से पैसा आता है और उसमें निकाल के क्रेडिटर्स को देना है, करेक्ट ना, क्योंकि कंपनी को पैसा आने वाला भी है। एज अ स्टूडेंट आई हैव टू ओनली स्पेंड, देयर इज नो इनकमिंग, ओनली आउटगोइंग, बट फॉर कंपनी या एनी बिजनेसमैन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज देयर, नो डाउट, बट इनफ्लो भी तो है। सेल्स का पैसा कहाँ पे जा रहा है फिर, करेक्ट। तो सेल्स का पैसा आने के बाद भी ये प्रॉब्लम अराइज होता है। कैसे सर, एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से आपने कस्टमर को गुड्स बना के बेचे, आपने उसको 4 मंथ्स का क्रेडिट दिया है क्योंकि कंपटीशन इतना है कि हर एक कॉम्पिटिटर इन योर इंडस्ट्री गिविंग 4 मंथ्स क्रेडिट। सो टू मीट इंडस्ट्री नॉर्म यू हैव गिवन 4 मंथ्स क्रेडिट टू कस्टमर, मतलब डेटर्स। लेकिन वो प्रोडक्ट उसको देने के लिए है ना, आपने लेबर एम्प्लॉय किए हैं, रॉ मटेरियल लिया है, बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस इंकर्ड किए, वो सब मंथली या 2 महीने के बाद देना है। वर्कर का सैलरी मंथली देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथली देना है, करेक्ट ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मंथली पे करना है। क्रेडिटर्स ने लेट से 2 महीने का क्रेडिट दिया है, तो सभी खर्चे एज्यूम करो आपको 2 महीने में पे करना है, लेकिन पैसा मेरे को आने वाला है 4 महीने के बाद। तो देखा जाए तो मेरे जो डेटर्स है उनको मैंने 4 मंथ्स का क्रेडिट दिया है, करेक्ट ना, एंड जो मेरे क्रेडिटर्स है उन्हें 2 मंथ्स का क्रेडिट दिया है, करेक्ट ना। मतलब आपने को पहले 2 महीने तकलीफ नहीं है क्योंकि क्रेडिटर ने भी आपने को उधारी दी है, तकलीफ होगी 2 महीने के बाद कि डेटर्स को पैसा कहाँ से देंगे अपन। तो इन सिंपल वर्ड्स आपको यू नीड वर्किंग कैपिटल फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि डेटर्स 4 मंथ्स के बाद पे कर देगा, करेक्ट ना, एंड फिर अपन तब तक कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे, तो ये वर्किंग कैपिटल फिर देखेंगे। तो उसके अलग अलग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, वो अपन देखेंगे क्या है। तो ये पैसा आपको 2 महीने के लिए रेज करना पड़ेगा, करेक्ट ना। तो इन सिंपल वर्ड्स वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट मतलब मेरे को जो पैसा आने वाला है वो पूरा पैसा 4 मंथ्स में आने वाला है, एंड जो देने का वो लेट से 1 महीने के बाद देना है। सो फर्स्ट 1 मंथ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आफ्टर 1 मंथ आई स्टार्ट रिसीविंग कॉल्स कि पैसा दो पैसा दो, तो उनको पैसा तो देना पड़ेगा 1 महीने के बाद। सो आई नीड फंडिंग फॉर 3 मंथ्स, एंड इसलिए उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, करेक्ट ना। सो इसलिए उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, एंड वो रिकरिंग नेचर है, मतलब वो बार बार लगने वाला है। क्यों, अरे ये आज के डेटर्स थे, कल आप और एक बार सेल करोगे, तो ये रेगुलर बेसिस पे लगता है, आज पैसा आएगा कल जाएगा, तो दिस इज रिकरिंग नेचर कैपिटल, रिकरिंग लगता ही है। ऐसे नहीं कि 2 महीने के बाद नहीं लगेगा। आप बताओ 2 महीने के बाद आप सेल करना रुकोगे क्या, नहीं सर, सेल तो करते रहेंगे। सो ये कंटिन्यूस साइकिल है, दिस विल कंटिन्यू एवरी डे। तो ये आज के तारीख में बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी इजी चैप्टर है, बट अगर आपके पेरेंट बिजनेसमैन है आई रिक्वेस्ट यू टू आस्क देम हाउ दे मैनेज वर्किंग कैपिटल। इट्स वेरी टफ जॉब, क्योंकि कस्टमर को मैक्सिमम क्रेडिट मांगती है, क्योंकि कंपटीशन है, तो कस्टमर इज द किंग, करेक्ट ना, तो वहाँ पे तकलीफ आती है।
करेक्ट ना, उसको ज़्यादा क्रेडिट देने के चक्कर में अपने को फिर ज़्यादा लोन लेना पड़ता है बैंक से। तो इसके दो सोर्सेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। ये आपने नाम सुना रहेगा, बाकी भी है बट ये बहुत फेमस है। तो अपन बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं, उसका भी इंटरेस्ट कॉस्ट P&L में आता है। मतलब देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद वर्किंग कैपिटल, एंड वो अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो अपना प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपका लिक्विडिटी इफेक्ट हो गया, आपने अगर किसी को टाइमली पैसा नहीं दिया तो लोग रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे आपको, लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, तो अपना प्रॉफिट भी अफेक्ट होगा। इसलिए सही तरह से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये कैसे बैलेंस करेंगे, ये वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, उसके मेजरमेंट्स क्या है, ये पूरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये था एक 2 मिनट का इंट्रोडक्शन। आप चाहे तो इसको लिख के रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी चैप्टर, करेक्ट ना। ठीक है, चलो लिख लो। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। फॉर्मूला ध्यान में रखना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब करंट एसेट में जो जो कंपोनेंट है एंड करंट लायबिलिटी में दोस्तों जो जो कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट का अपने वर्किंग कैपिटल पे असर क्या होगा ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। वेरी इजी चैप्टर। चलो लिख लो फटाफट, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर मैं चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ये बेसिक इंट्रोडक्शन दिया ना, आप कंफर्ट लेवल पे आ जाओगे। बस एक इमेजिन करना, अगर आपको पेरेंट्स ने डेली खर्च के लिए पैसे नहीं तो आपके साथ क्या होगा, ना रहेगा दोस्त, ना रहेगा व्हाट्सअप, कुछ भी नहीं रहेगा। बिना पैसे के मुश्किल है, हाँ बंद ही हो जाओगे, बस कंपनी बंद हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा तो। क्योंकि कोई काम ही नहीं करेगा कंपनी के साथ, बोलेंगे किसी को पैसे नहीं दे रहे, टाटा बाय बाय, है ना, हम आपके है कौन हो जाएगा। एंड अगर वर्किंग कैपिटल बेटर है तो हम साथ साथ है ना, तो अपने को साथ साथ ही रहना है। चलो सब पढ़ेंगे फिर, आइए तो स्टार्ट करते हैं आज से नया चैप्टर। ये उसका एज यूजुअल पूरा सब इंडेक्स दिया है। आई थिंक कितने पेजेस का, 71 पेजेस का, बड़ा चैप्टर है थोड़ा बट आसान है। चलो, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस इट्स करंट एसेट्स इज कॉल्ड एज अ वर्किंग कैपिटल। फाइनेंस मतलब क्यों, क्योंकि डेटर्स से पैसा 4 महीने के बाद आने वाला है ना, तो जब तक उसका पैसा नहीं आएगा तब तक अपने को सभी क्रेडिटर्स को, सभी लोगों को पैसा देना पड़ेगा अपनी जेब से। तो इनडायरेक्टली हम डेटर्स को ही फाइनेंस कर रहे हैं ना, क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहे इसलिए अपन अपना पैसा डाल रहे हैं। सो इनडायरेक्टली हम उनको ही फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास 4 महीने का मेरे को क्रेडिट चाहिए, मतलब वो अपना पैसा यूज़ कर रहा है 4 मंथ्स के लिए, मतलब इनडायरेक्टली मैं उसको लोन दे रहा हूँ। इट इज़ अ कैपिटल ऑफ बिजनेस विच इज यूज टू कैरी डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ये मैंने आपको बताया था। वर्किंग कैपिटल में भी डिफाइन एज ऑल शॉर्ट टर्म एसेट्स यूज इन डेली ऑपरेशन, ये फॉर्मूला है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसका लॉजिक मैंने बता दिया है। अच्छा, ना करंट एसेट्स का मतलब क्या है, ये 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल तो आप मेरे को आराम से दे सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एसेट, विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ ईयर। सिंपल डेफिनेशन, विच कैन बी convertible into cash within a year. Current asset means asset which are easily converted to cash in short period or asset which are held for less than 12 months. तो current asset is equal to क्या फॉर्मूला है, डेटर्स, कैश बैंक, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये सभी अपने क्या है, करंट एसेट है। डेटर्स, कैश बैंक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस आपको पता ही है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। सो वो मेरा करंट एसेट कैसे है, अरे उतना पैसा आपने एक्स्ट्रा दे के रखा है ना, तो आपको आगे उतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उतना आपका आउटफ्लो, रूटीन आउटफ्लो उतना अपना कम हो जाएगा, इसलिए उसको वर्किंग कैपिटल में कंसिडर करना पड़ता है। मार्केट सिक्योरिटी मतलब क्या, विच आर इजीली ट्रेडेबल, है ना। शेयर्स हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर विल कम ओवर ईयर, शेयर्स विच आर हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर विल कम अबाउ फिक्स एसेट, करेक्ट ना। तो अब एसेट के नाम पे मत जाओ, उसका रियलाइजेबल पीरियड देखो, करेक्ट ना। मैंने 8 मंथ्स का कोई इन्वेस्टमेंट किया है, उसको बोलते हैं मार्केटेबल, मतलब विच कैन बी इजीली सेलेबल, उसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, करेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने म्यूचुअल फंड लिया जिसमें लॉकिंग पीरियड है 3 साल का, जो मैं टैक्स में पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो फिक्स एसेट में आएगा, क्योंकि देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। एंड विच आर द करंट लायबिलिटीज, सेम एग्जैक्टली, विच आर पेएबल विद इन 1 year। एंड इसमें क्या क्या आता है,
इसमें आता है सम ऑफ क्रेडिटर्स, टैक्स प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रपोज एंड अनक्लेम डिविडेंड, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ऑर्डर ऑफ कैश क्रेडिट। शॉर्ट टर्म लोन मतलब विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। तो ये सब उसमें आता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब इतना हाईलाइट कर ला। तो ये दो फॉर्मूला आप लिख दो पहले, है आपके नोटबुक में लिखो फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल ना, उधर नीचे लिखो सी ए इज इक्वल टू क्या क्या था एक बार लिख के रखो, लर्न हो जाएगा। नीचे लिखो सी एल इज इक्वल टू, तो फटाफट नोटबुक में लिखो एक बार मेरे लिए कि सी ए में क्या आता है और सी एल में क्या आता है, लिखो फटाफट। अभी एक एक चीज़ क्या मैं आपको समझाऊंगा, मतलब आपने अकाउंटिंग में पढ़ाई है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इन अ टेक्निकल मैनर, बट नॉट राइट नाउ। जब अपन कैलकुलेशन करेंगे ना तो मैं आपको इसमें बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ाऊंगा। नो इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, अच्छा एकदम सिंपल है, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने आपको जो एग्जाम्पल लिया, अगर आपको पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए, पेरेंट्स ने कहा बेटा हम तेरा क्लास का फीस भर देंगे बट तेरे को बस का पैसा नहीं, कुछ भी नहीं देंगे डेली खर्चे के लिए, तो बताओ आपके साथ क्या होगा। बस उसके जगह पे कंपनी को इमेजिन करना है कि यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी एंड कंपनी का वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो देखो क्या क्या होगा। चलो, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अरे सबसे इंपॉर्टेंस कॉमन पॉइंट है ये, मतलब बहुत आसान पॉइंट है। चलो, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज द एसेंशियल टास्क ऑफ फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। ही हैज टू इंश्योर दैट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अवेलेबल इन द फर्म इज, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। सर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा तो बेटर है क्या, या कम होता, देखो कम हुआ तो प्रॉब्लम ही होगा, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो गया तो हाँ, फ्रॉम पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहोगे, बिकॉज यू आर एबल टू पे एवरी पर्सन ऑन टाइम, उस फ्रंट पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट मोर कैश का मतलब ये होता है मोर देन रिक्वायर्ड, दैट मीन्स आपका वो अमाउंट इन्वेस्ट नहीं हुआ है, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स अनयूटिलाइज फंड। तो वी डोंट वांट एक्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, so we don't want more money, we don't want less money to finance working capital, we want optimum amount। तो बाजू में लिख के रखना, we want optimum finance to the extent required। A large amount of working capital would mean that company has idle fund, जो मैंने आपको कहा था। Since the funds have, and ये idle fund मतलब क्या है, अपन ने बाहर से बोरिंग लिया है, अगर आपको 20 लाख की जरूरत है गैप सी ए माइनस सी एल, तो आपने अगर 30 लाख का लोन लिया तो आप पे टाइम से करोगे, कोई अड़चन नहीं आएगी और फास्ट कर दोगे, बट 10 लाख का बैच आपको अननेसेसरी देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जरूरत नहीं थी फिर भी अपन ने बोरो किया है। व्हाट इज द पॉइंट इन बोरोइंग, सिंस फंड्स हैव अ कॉस्ट द कंपनी हैज टू पे ह्यूज अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन सच फंड, एंड इफ द फर्म हैज इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल इट रन रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, हेंस द कंपनी शुड हैव, अगर शॉर्टेज रहेगा तो फिर आप पे नहीं कर पाओगे ना, पे नहीं कर पाओ तो क्या होगा, ना वर्कर आपके साथ काम करेगा, ना रॉ मटेरियल मिलेगा, कंपनी ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अपना ट्रेडिशन है अपन जोरदार डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 3 ही पॉइंट है, सो वर्टिकल डायग्राम बनाओ। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, मेन पॉइंट लिख के देता हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, एक काम करो नहीं तो ऐसे लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ, अपन नीचे लिखते हैं वो वर्किंग कैपिटल। अब इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, अपन ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, करेक्ट ना, क्यों, क्योंकि अगर एक्सेस वर्किंग कैपिटल है तो वो इंडिकेट क्या करता है, आइडल फंड्स,
एंड फिर उसमें इंटरेस्ट भी लगता है, एंड अगर शॉर्टफॉल रहेगा तो इन्होंने बोला कि कंपनी बंद हो जाएगा, सो इंसॉल्वेंसी या लिक्विडिटी इशू लिख सकते हैं आप। तो ये पहला सिग्निफिकेंस है कि वी नीड ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल, वी डोंट वांट मोर, वी डोंट वांट लेस। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था, लिख लो फटाफट, इतना बहुत सिंपल है। ये लिख रहे हैं, बाद में बस इतना ही पढ़ना है, मतलब आपको पूरा लंबा लंबा धीरे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अच्छा ये एडिक्वेट कब होगा, जो मैंने वर्ड पर्पसफुली यूज किया था, ये ऑप्टिमम कब होगा, करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लायबिलिटी, करेक्ट ना, मतलब करंट एसेट अगर ज़्यादा है मतलब आने वाला पैसा ज़्यादा है और देने का कम है, करेक्ट ना, मतलब पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है। देन अच्छा ये रेशो है करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, ये रेशो 2:1 होना चाहिए, ये आइडियल इंडस्ट्री नॉर्म है, मतलब नॉर्मल नॉर्म्स है कि आपके जो करंट एसेट्स है वो आपके लायबिलिटी के डबल होने चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने, आप लिखो मत, एकदम सिंपल है, करंट रेशो इज इक्वल टू CA/CL। एज्यूम करो ये 2 लाख है, ये 1 लाख है, आंसर 2 टाइम्स। अच्छा जब भी आप रेशियो एनालिसिस यूज़ करते हो, जहाँ पे मल्टीप्लाई पे 100 नहीं रहेगा वहाँ पे टाइम्स यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, टाइम्स। ठीक है, तो ये 2 टाइम का मतलब क्या है कि फॉर एवरी 1 रुपी करंट लायबिलिटी देयर इज अ इनकमिंग ऑफ 2 रुपीज़। सो कंपनी का पोजीशन काफ़ी साउंड है, भले अभी टेम्पररी प्रॉब्लम है, अभी बाहर से फंडिंग लेना पड़ेगा, बट स्टिल आने वाला अमाउंट काफ़ी अच्छा है, करेक्ट ना, डबल अमाउंट है, मतलब दिस इज ट्रीटेड एज अ गुड वर्किंग कैपिटल पोजीशन। अच्छा रेशो कहाँ पे यूज़ होता है, जब बैंक आपको लोन देती है ना, करेक्ट ना, तो मंथली जो आप EMI पे करते हो, इवन दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल, रिकरिंग एक्सपेंस, तो वो रेशो उस समय चेक करती है बैंक। सो दीज आर द रेशोज चेक्ड बाय बैंक व्हाइल गिविंग यू वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। देन और एक क्विक रेशो चेक किया जाता है। अच्छा क्विक रेशो पे पहले पढ़ता हूँ क्या है, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। अच्छा क्विक एसेट का मतलब क्या है, सुनो अभी। सो करंट एसेट और क्विक एसेट में फ़र्क क्या है, करंट एसेट में से अपन इन्वेंट्री माइनस करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस आप माइनस करते हो। कौन सा इन्वेंट्री, जो इजीली रियलाइज नहीं होगा, डेड स्टॉक बोलते हैं ना अपन, ऐसा कोई स्टॉक है तो उसको हटा देंगे, क्योंकि वो बोलने के लिए एसेट है बट सड़ा हुआ स्टॉक है, वो स्लो मूविंग स्टॉक, आपके लैंग्वेज में, कॉस्टिंग के लैंग्वेज में स्लो मूविंग स्टॉक, करेक्ट ना, ये अपन कॉस्टिंग में पढ़ने वाले हैं। सो कॉस्टिंग में कैसे, क्योंकि मैं CMA भी पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वहाँ पे अपन एक टेक्निक पढ़ने वाले, तो ये वहाँ पे मैं कवर करूँगा। यस, तो अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि माय लेक्चर्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो क्विक रेशो का मतलब है कि जो इमीडिएट कैश आएगा, तो अपन करंट एसेट में से स्लो मूविंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस हटा देंगे। सब प्रीपेड एक्सपेंस को हटाएंगे क्योंकि वो कैश थोड़ी रियलाइज होगा, वो तो अपन ने लास्ट ईयर ही एक्स्ट्रा पैसा दिया था जिसको अपन प्रीपेड दिखा रहे हैं, तो वो दिखने के लिए करंट एसेट में है बट एक्चुअली रियलाइज इस साल नहीं होगा। एंड नीचे में से करंट लायबिलिटी में से आपको बैंक ओवरड्राफ्ट हटाना है। अभी उसमें भी 2 इश्यूज है, वो कब हटाना है कब नहीं हटाना है, अगर शॉर्ट टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म है, करेक्ट ना, वो देखना है अगर आपको, तो अपन वो देखेंगे क्या। बस आप ध्यान में रखना कि करंट लायबिलिटी में से अपन अभी बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करते हैं, एंड करंट एसेट में से अपन क्या क्या माइनस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और मैंने क्या कहा, इन्वेंट्री। कौन सा इन्वेंट्री, जो स्लो मूविंग है। ये आगे रेशो आने वाला है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, सो एक काम करते हैं अपन, सिग्निफिकेंस ऑफ एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल लिखो, कोई अड़चन नहीं। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, उन्होंने बोला कि करंट एसेट ग्रेटर देन दिस थिंग, करंट रेशियो जो है वो 2:1 चाहिए, करेक्ट ना, एंड जो क्विक एसेट रेशियो है वो 1 चाहिए, 1:1।
क्विक का मतलब जो मेरा इमीडिएट लायबिलिटी है, तो मेरे जो इमीडिएट पैसा आने वाला है एंड इमीडिएट पैसा दे वो भी मैच होना चाहिए, करेक्ट ना। तो करंट एसेट विल गिव यू ओवर अ पीरियड, 1 साल का पोजीशन बताता है। क्विक रेशो इमीडिएट पेमेंट करना है, मेरे को नेक्स्ट मंथ में किसी को पे करना है, तो उसके लिए यूज होता है क्विक एसेट रेशो, वो होना चाहिए 1:1। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क कि आइडियल करंट रेशो क्या है 2:1, क्विक रेशो क्या है 1:1। हाउ टू गेट क्विक रेशो, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस फॉर्मूला को और डिटेल में मैं आगे एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है। आपको रेशो एनालिसिस चैप्टर नहीं है, बट कुछ रेशो उसमें से है जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, बट आगे जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना एट दैट टाइम आई विल कवर। एंड करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना है, ठीक है। अच्छा, वो कौन सा माइनस करना है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो इमीडिएट पे नहीं करना है ना। लॉन्ग टर्म, फेयरली लॉन्ग टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है, मैं सालों साल उसको पे ही नहीं कर रहा हूँ, सो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में है बट आई एम नॉट पेइंग क्योंकि पैसे नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिक वो लॉन्ग टर्म बन जाता है, वो मेरा इमीडिएट लायबिलिटी नहीं बनता है, इसलिए वहाँ से उसको हटाना है। सो इन्वेंट्री कौन सा हटाना है, जो स्लो मूविंग है। प्रीपेड एक्सपेंस को क्यों हटाना है, क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, वो ऑलरेडी मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल दिया है। एंड नीचे करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है। इफ यू वांट आई विल राइट इट डाउन। अभी इतना लिख के रखो, आगे अगर डिटेल में दिया तो मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये सेकंड कॉलम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। एमसीक्यू के तो आने वाले क्वेश्चंस है। तीसरा, द वेरियस स्टडीज कंडक्टेड at Bureau of Public Enterprises have shown that the one of the reason for poor performance of working of public sector undertaking in our country has been a large amount of fund locked up in working capital. Yes, करेक्ट ना, मतलब ज़्यादा पैसा इसमें फंस जाता है। दिस रिजल्ट्स इन ओवर कैपिटलाइजेशन। नाउ ये नया कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज ओवर कैपिटलाइजेशन? ओवर कैपिटलाइजेशन डज नॉट मीन एक्सेस ऑफ फंड। लोग लगते हैं कि ओवर कैपिटल मतलब एक्सेस ऑफ फंड, नहीं। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोजेक्ट करना है ना, उस प्रोजेक्ट का खर्चा है 5 करोड़ रुपया, बट आपने उसके ऊपर 6 करोड़ खर्च कर दिया, आपका एस्टिमेशन गलत हो गया एंड यू स्पेंड 1 करोड़ एक्स्ट्रा, सो दैट इज कॉल्ड एज ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब ये नहीं कि 5 करोड़ का फंड चाहिए, मेरे पास 6 करोड़ है, एकदम गलत। आपने प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन गलत किया, जहाँ पे रिक्वायरमेंट 5 करोड़ थी आपने एस्टिमेट 6 करोड़ किया, इसलिए आपने एक्स्ट्रा कैपिटल या अननेसेसरी। सो ओवर कैपिटल मीन्स एक्स्ट्रा कैपिटल टेकन, ठीक है ना, मोर देन रिक्वायर्ड। सो मोर देन रिक्वायर्ड को वर्ड ध्यान में रखना, एक्सेस कैपिटल है बट मोर देन रिक्वायर्ड, करेक्ट ना। तो ये एक्स्ट्रा कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट, अच्छा वो आइडल फॉर्म में नहीं है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका है, मतलब जरूरत थी 5 करोड़ की, लेकिन मैंने अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ का किया है। तो उससे क्या होगा, उससे पता तो क्या होगा, 2 रीजन होंगे, 2 चीज़ें होंगी। उससे मेरे प्रोजेक्ट के जो रिटर्न है वो 5 करोड़ के हिसाब से आएंगे, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में अगर 10% मार्जिन है तो 10% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन महीने 6 करोड़ इन्वेस्ट किया है तो 1 करोड़ का बैज मेरे लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा, विच विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सिर्फ मैंने एक बिजनेस में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, मेरी गलती हो गई, कस्टमर इज नॉट गोइंग टू पे फॉर दिस, वो लेकर तुम्हारी गलती तुम तुम्हारा देख लो, तो उससे अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा और लिक्विडिटी अफेक्ट होगा। फिर आपका क्वेश्चन है सर लेकिन लोग एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे? एस्टिमेशन गलत हो गया, आपने एसेट्स खरीदी के ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पीरियड। जैसे आपने अगर शॉपिंग दिवाली में की, दिवाली में कोई डिस्काउंट नहीं रहता क्योंकि उनको पता है आप लेने ही वाले हो, सो यू पे मोर, तो फेस्टिवल सीजन में प्राइजेस विल गो अप, सो योर परचेस का जो टाइमिंग है वो अगर गलत रहा ना तो गड़बड़ होना ही है। Over capitalization implies that the company has too large fund for its requirement, resulting in low rate of return। हाँ, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है मतलब क्या है कि वो मोर देन एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्ट किया है, प्रोजेक्ट का अमाउंट तो बड़ा रहेगा, आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। A situation in which implies that less than optimal resource, a firm therefore has to be very careful in estimating the working capital requirement. Maintaining adequate working capital is not just in short term. Sufficient liquidity must be maintained in order to ensure survival of business for long term also. करेक्ट ना, तो ये आपको देखना है, ठीक है। चलो, सो तीसरा पॉइंट में क्या दिया है,
कि ओवर कैपिटल नहीं होना चाहिए, बस ओवर कैपिटल से मैंने बता दिया क्या है, ठीक है। इसमें अपन लिखेंगे, इधर लिखो नो ओवर कैपिटलाइजेशन, लिखो ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। सी ओवर कैपिटल का मतलब है एक्सेस पैसा है बट वो गलती से इन्वेस्ट हुआ है। 5 करोड़ के प्रोजेक्ट में आपने गलती से 6 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि आपने एसेट महंगे रेट पे खरीदी की है, हाँ बस वो है ओवर कैपिटल। वो पैसा उसमें ब्लॉक हो चुका है, इट डज नॉट मीन कि मेरे पास 1 करोड़ पड़ा है, वैसा नहीं, वो उसमें ब्लॉक हो गया ना, और तो मेरे रिटर्न तो 5 करोड़ के आने वाले हैं लेकिन बैच तो 6 करोड़ का लगेगा और मैंने कैलकुलेट करते समय 5 करोड़ के हिसाब से निकालना चाहिए था, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा और मेरा लिक्विडिटी भी अफेक्ट होगा। ओवर कैपिटलाइजेशन विल अफेक्ट 2 थिंग्स, इट विल ऐड मोर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड इट विल क्रिएट मोर लिक्विडिटी प्रेशर, एंड जो कंपनी के लिए हानिकारक है ना। चलो, सो ये हानिकारक चीज़ों को दूर रखना है। आपने दंगल में गाना देखा है ना कि बापू तू सेहत के लिए हानिकारक है, तो वैसे ये भी बिजनेस के लिए हानिकारक है। चलो, तो इतना लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-4 MCQ आपको एग्जाम में कंफर्म आने वाले, ओनली ऑन दिस पॉइंट, राइट डाउन क्विकली। चलो, नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। चलो, अभी मैं पहले आपको मेन 2 वर्किंग कैपिटल बताता हूँ, बाकी सब टाइम पास के थियोरेटिकल है। अभी आप लिखो मत, अपन डायग्राम बनाने वाले हैं। है ना, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स वर्किंग कैपिटल। वेरिएटिंग या फिर उसको अपन इन्होंने वर्ड यूज किया कि अपन फ्लक्चुएटिंग बोल सकते हैं। दो तरह के वर्किंग कैपिटल होते हैं, एक वेरिएबल वर्किंग कैपिटल एंड दूसरा फिक्स वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, पढ़ने के लिए आसान है, बट मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो समझोगे तो आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आएगा। नाउ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा वो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस, करेक्ट ना। फ्लक्चुएटिंग क्यों बोला है, क्योंकि हर मंथ बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सीजनल बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्वेटर्स का बिजनेस है, तो ड्यूरिंग विंटर देर विल बी मोर डिमांड फॉर माई प्रोडक्ट। लॉजिकली स्वेटर का बिजनेस है मेरा, तो विंटर सीजन में फॉर एग्जांपल अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस समय में देर विल बी मोर डिमांड, सो मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सब कॉस्ट उस सीजन में ज़्यादा बढ़ेंगे कंपेयर टू ओवर पीरियड ऑफ टाइम फॉर रिमेनिंग ईयर। So for remaining 9 months it will be less, but during those 3 months my requirement will be more, करेक्ट ना। तो इन सिंपल वर्ड्स फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो मंथ टू मंथ चेंज होता है, क्योंकि सेल चेंज होगा, सेल चेंज होगा तो ऑटोमेटिक लगने वाला वर्किंग कैपिटल क्या होगा, चेंज होगा। सो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। तो ऊपर अपने जो पढ़ा था वो था फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। अब ये फिक्स वर्किंग कैपिटल से समझ में नहीं आ रहा है। आपने तो बोला कि वर्किंग कैपिटल मीन्स अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस। अभी डे टू डे अमाउंट जो होगा वो तो वेरिएबल ही होगा, करेक्ट ना। जैसे कोई स्टूडेंट है सचिन, उसने कहा कि आज सर मैं कोमल के साथ पार्टी करूँगा, कल मैं सुनिधि के साथ पार्टी करूँगा, करेक्ट ना। तो कल मैं उसके बाद फिर मैं अमित के साथ पार्टी करूँगा। सो दोस्त बदलेंगे, पार्टी की जगह बदलेंगे, तो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल तो डेली चेंज होगा। तो हर एक कैपिटल फ्लोटिंग ही होगा, मतलब फ्लक्चुएटिंग ही होगा। तो ये फिक्स वर्किंग कैपिटल क्या होता है, समझा नहीं, बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा पहले मेरे को बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में एक एसेट है जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री, स्टॉक। अभी ध्यान से सुनना, लेट्स से आपका शूज़ का शॉप है ना, आप ब्रांडेड शूज़ बेचते हो, है ना। तो जब भी कस्टमर आपके शॉप पे आएगा, आपको मिनिमम शूज़ का स्टॉक रखना पड़ेगा कि नहीं, थ्रू आउट द ईयर, कस्टमर आए या ना आए। टू अट्रैक्ट द कस्टमर यू हैव टू कीप मिनिमम स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री।
मतलब वो वेरिएबल होगा ही नहीं। जब एक कस्टमर आपके शॉप पे आता है, उसको यू नीड टू शो एटलीस्ट 60 वराइटीज एंड देन ही विल चूज विच इज द बेस्ट वन फॉर हिम। बेस्ट वन फॉर हिम। तो वो 60 शूज में जो अपना कैपिटल फंसा है वो है फिक्स वर्किंग कैपिटल। तो उसको वर्किंग कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी मेरा इन्वेंट्री है एंड इन्वेंट्री कम्स अंडर करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। तो वो अपना है फिक्स वर्किंग कैपिटल कि जो अमाउंट ब्लॉक हुआ है, दिस इज द मिनिमम स्टॉक आई नीड टू मेंटेन थ्रू आउट द ईयर। मतलब इतना तो रखना ही पड़ेगा, वो वर्किंग कैपिटल है। एंड फिर जैसे कस्टमर आएंगे, वो जिस शूज़ का डिमांड ज़्यादा करेंगे, वो उसका अपन एक्स्ट्रा मंगाएंगे, वो वेरिएबल में जाएगा। फिर इस 60 तो वैरायटी रखना पड़ेगा, प्लस जिसका ज़्यादा सेल हो रहा है उसका अपन स्टॉक बाद में बढ़ा देंगे, है ना। 10 स्टॉक मतलब मिनिमम 50 का स्टॉक रखेंगे, प्लस बेस्ड ऑन डिमांड अपन 10 मंगाएंगे, 10 बेच देंगे, 10 मंगाएंगे, क्योंकि मिनिमम स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। उसके लिए तो अपन जा नहीं सकते, उसको वैरायटी तो दिखाना पड़ेगा ना, करेक्ट ना। एंड जब कस्टमर लेता है, बोलता है मेरे को पैक पीस दो, ये मत दो, तो उसको देने के लिए नया देना पड़ेगा। वो थोड़ी दे सकती, ये लेके जा, वैसे नहीं हो सकता। सो उसको बोलते हैं फिक्स वर्किंग कैपिटल। तो ये दो ही मैंने, ये दो ही क्या है मैंने, बाकी सब थ्योरेटिकल पर्पस के है, ठीक है ना। सो व्हाट इज फिक्स वर्किंग कैपिटल? द मिनिमम स्टॉक। अब मेरे जूते के शॉप का जो मैंने एग्जांपल लिया वो ध्यान में रखना, मिनिमम स्टॉक। आप जब भी किसी शॉप में जाते हैं ना, यू विल फाइंड सम मिनिमम स्टॉक ऑलवेज केप्ट ओवर देयर। ऐसा होता है कि आप आने के बाद वो फ़ोन करता है, हाँ कस्टमर आ गया है, भेज दो जूते। फिर आपको दिखा के अगेन शॉप खाली शॉप में आप जाओगे क्या? नहीं, आप बोलेंगे बंद हो गया। सो यू विल हैव टू कीप मिनिमम डिस्प्ले टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू शो देम नंबर ऑफ वैराइटीज। मॉल कितने वैराइटी रहते हैं? फिक्स वर्किंग कैपिटल है वो। मतलब कस्टमर आए या ना आए, उतना तो पैसा ब्लॉक होना ही होना है, ठीक है। अभी आप बोलेंगे समझ में आ गया सर, ये आप क्यों पढ़ा रहे हो? अभी करते हैं पते की बात। अभी बात आ रही है 1 करोड़ की। दिस इज फाइनेंस आउट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड एंड दिस इज फाइनेंस आउट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। ध्यान में रखना, लॉन्ग टर्म फंड मैंने ऊपर क्या कहा था? रिक्वायर्ड फॉर बाइंग फिक्स एसेट, बट ये भी उसमें से फाइनेंस किया जाता है, क्योंकि पैसा ब्लॉक होने वाला है ना। तो उसको काफ़ी सारे कंपनीज फिक्स वर्किंग कैपिटल इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स ओनली, करेक्ट ना। मतलब मैंने इस पर काफ़ी इंडस्ट्री में काम किया है। दिस इज व्हाट माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ये फ्लोट नहीं होता ना, ये सेम रहता है, तो कंपनी उसको लॉन्ग टर्म में ट्रेड करती है। सो दिस इज फाइनेंस आउट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। तो कंपनी जब लॉन्ग टर्म फंड्स रेस करने का प्लानिंग करती है ना, तब ये चीज़ें कैलकुलेट करती है कि कितना, कौन से ब्रांच में कितने जूते रखने पड़ेंगे, कितना पैसा ब्लॉक होगा, करेक्ट ना। एंड फिर वहाँ से सेल नहीं होगा तो कितने जूते मारने पड़ेंगे। मज़ा कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डरो मत, ठीक है। इसलिए पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इज, चलो और एक पॉइंट बताता हूँ फिर अपन पढ़ते हैं। लेट्स से एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज माय सेल्स एंड दिस इज माय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। मेरे को बताओ, जैसे सेल्स बढ़ेगा वर्किंग कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। सो ये करेक्ट ना। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। जैसे मेरा सेल्स बढ़ेगा, है ना, ये सेल्स बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा ना। सेल्स बढ़ेगा तो डेटर्स वगैरह सब बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, ये सेल, ये वर्किंग कैपिटल, ये मेरा है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, FWC। फ्लक्चुएटिंग, फ्लोटिंग, रिकरिंग, वेरिएबल, उसको बहुत सारे नाम है। सो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल लिया, यहाँ पे जो दिया फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। तो मेरा क्वेश्चन है, आपके हिसाब से जो फिक्स वर्किंग कैपिटल है, अगर उसका डायग्राम निकालना है तो कैसे होगा? अभी कुछ लोग बोलेंगे सर फिक्स वर्किंग कैपिटल जो है ये होगा फिक्स, क्योंकि उतना पैसा तो क्या, उतना तो ब्लॉक होगा ही, करेक्ट ना। तो फिक्स वर्किंग कैपिटल कैन बी हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये भी है ना बढ़ता है,
कैसे सर, फिक्स वर्किंग कैपिटल कैसे बढ़ेगा? सोचो, जैसे आपके शॉप का सेल बढ़ेगा, करेक्ट ना, तो कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी, तो यू विल हैव टू कीप मोर वैरायटी। जो पहले आप मिनिमम स्टॉक 10 रखते थे, आप मिनिमम स्टॉक 15 कर दोगे, बिकॉज देयर इज अ मोर डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट। सो जैसे आपको लगता है कि डिमांड बढ़ रहा है, तो अपने को स्टॉक बढ़ाना पड़ता है। कस्टमर आए या ना आए, कस्टमर आ गया एंड उस समय स्टॉक नहीं रहेगा, तो फिर वो दूसरे शॉप में जाएगा, आपका कस्टमर कम हो जाएगा। इसलिए जब भी बिजनेस बढ़ता है, मॉल में देखना ना कितना स्टॉक रहता है, दे हैव टू मेंटेन दैट मच स्टॉक। जैसे सेल, जैसे अभी आप मेरे को लॉजिक बताओ, जब मॉल में सेल पीरियड आएगा तो स्टॉक बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा, करेक्ट ना। भले वो फिक्स है, बट उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सेल में लोग खरीदने आने ही वाले हैं। सो एक्चुअली फिक्स वर्किंग कैपिटल भी अगर आपका बिजनेस का ग्रोथ होता है तो वो भी प्रैक्टिकली बढ़ता है। हाँ, थ्योरेटिकली वो पैरेलल होगा क्योंकि वो फिक्स है, बट सोचो जरा, थोड़ा सोचो, बिजनेस बढ़ेगा तो माई मिनिमम स्टॉक विल ऑल्सो गो अप, बिकॉज पहले मेरे शॉप में 6 कस्टमर आते थे, अभी 12 आने लगे, तो बाइंग बिहेवियर विल बी चेंज, नंबर ऑफ सेल विल इंक्रीज, सो माई स्टॉक हैज़ टू गो अप। हर दिन 12 नहीं आएंगे, किसी दिन 18 भी आ सकते, 6 भी आ सकते हैं, तो मेरे को उतना स्टॉक रखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। सो ध्यान में रखना, लॉन्ग रन में फिक्स वर्किंग कैपिटल भी बढ़ता है अगर आपका बिजनेस ग्रो होगा तो, ठीक है। सो ये था एक इंट्रोडक्शन, ये मेन चीज़ें हैं, बाकी तो सब थ्योरी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको अभी मत लिखो आप, है ना, अपन डायग्राम बनाएंगे तब लिखेंगे, डोंट राइट। ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। चलो, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये सब टाइम पास की चीज़ है। इनिशियल वर्किंग कैपिटल, नाम इनिशियल का मतलब क्या है? बिजनेस स्टार्ट करते समय लगता है वो। द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज अ इनिशियल वर्किंग कैपिटल। सो वो कहाँ पे लगता है? अपने को लीगल फॉर्मेशन के लिए पैसा लगता है, भले अपन उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेसिक चीज़ आपको लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा ऑफिस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को बेसिक स्टेशनरी खरीदना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम फाइल लेने पड़ेंगे, करेक्ट ना, बेसिक चीज़ है। जैसे मैं बच्चों को प्रोडक्ट कुरियर करता हूँ, तो मेरे को एनवेलप लेने पड़ेंगे, करेक्ट ना, पैकिंग मटेरियल लेना पड़ेगा, करेक्ट ना, बेसिक चीज़ें, बैग लेने पड़ेंगे, बेसिक फर्स्ट टाइम तो लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल। दीज आर द प्रमोशन एक्सपेंस इंकर्ड एट द अर्लियर स्टेज ऑफ, हाँ, तो उन्होंने उसको बोला कि ये प्रमोशन एक्सपेंसेस है, मतलब बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कि हम 10 तारीख से लॉन्च कर रहे हैं, तो अपने फेसबुक पे ऐड किया, इंस्टा पे ऐड किया, पैम्पलेट्स बांटे कि हमारे यहाँ पे होटल स्टार्ट हो रहा है, ये सब ऑफर है 3 दिन तक, आप ओपनिंग के लिए आइए, बस इनिशियल एक्सपेंस। विच इंक्लूड इनकॉर्पोरेशन फीस, हाँ, इनकॉर्पोरेशन ये भी इंक्लूड है, अटॉर्नीज ये फीस, मतलब ये लीगल एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस एंड अदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये था अपना इनिशियल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चलो अभी डायग्राम बनाओ आप एक, हॉरिजॉन्टल पेज लेना, इनिशियल वर्किंग कैपिटल, required at the time of commencement, correct ना, promotion expenses and फॉर्मेशन एक्सपेंस, उसमें कौन से खर्चे इंक्लूड है? प्रमोशन इंक्लूड है और फॉर्मेशन के इंक्लूड है, बस इतना लिखो, मोर देन इनफ है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बहुत ईजी है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल, ये जो अपन ने पढ़ा था ना, ये देखो अभी अपन ने, अच्छा अपन ने तीसरा पढ़ा था। This type of working capital remains invested in the enterprise for a successful operation. It supplies the fund necessary to meet the current working expense for purchasing raw material, supplies and payment of wages, salaries and sundry expense. मतलब बेयर मिनिमम आपको डेली बेसिस पे कितना पैसा लगता है, बेयर मिनिमम वो है रेगुलर। फ्लक्चुएटिंग मतलब ओवरऑल, फ्लक्चुएटिंग का मतलब ओवरऑल कि हर मंथ इतना देना है, रेंट हर मंथ देना ही है
है ना, तो ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है क्योंकि मेरे को उसको देना ही पैसा, बट वो नीचे आएगा। बट डेली क्या करें, रेंट तो महीने में एक बार आएगा, डेली रेगुलर कि हर दिन मेरे को क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा शॉप है ना, शॉप में क्या क्या आएगा, मेरे को जूते खरीदने पड़ेंगे और वर्कर को चाय पिलानी पड़ेंगी, करेक्ट ना, उनका वेजेस सैलरी है, डेली जो खर्चे, चाय पानी क्लीनिंग के खर्चे डेली, वो सब, करेक्ट ना। सो दिस इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशनल पर्पज। Required to meet daily expenses, wages, salary and raw material. ये था दूसरा, कौन सा था, रेगुलर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, लिखा है यहां तक। तीसरा, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, द कैपिटल नीडेड टू मीट सीजनल रिक्वायरमेंट, करेक्ट ना। हाँ, अभी देखो, अभी अपन ने जो पढ़ा था ना, अब इसमें से ये फ्लक्चुएटिंग वर्ड हटा दो, यहाँ पे आप लिखो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अभी फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या, जो मैंने विंटर का एग्जाम्पल लिया था ना, सीजन का, वही है, बट वो वेरिएबल एंड फ्लक्चुएटिंग कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, इसलिए उसको मैंने हटा दिया है। ओके, नाउ जो पर्टिकुलर सीजन, मैंने विंटर का एग्जाम्पल लिया था ना, कि जब विंटर सीजन आएगा माई स्वेटर्स विल हैव मोर डिमांड, सो ड्यूरिंग द 3 month आई नीड ह्यूज कैपिटल। जैसे मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ, करेक्ट ना, तो जून दिसंबर में एग्जाम रहता है, तो जनवरी फरवरी मार्च एंड अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 6 महीने में बच्चे प्रोडक्ट मैक्सिमम खरीदते हैं। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड माई प्रिंटिंग बिल इज मोर, कुरियर कॉस्ट इज ह्यूज, तो मेरे खर्चे उस समय ज़्यादा रहते हैं, फिर अगले 2 महीने में कम हो जाते हैं, करेक्ट ना। सो चलो लिखो, अभी अपन एक काम कर सकते हैं, सीजनल वर्किंग कैपिटल, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, उसको कुछ लोग सीजनल वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर्स अलग नाम देते हैं, आप बट मीनिंग सेम ही है। अच्छा, ये पढ़ना रहेगा ना अपना। हाँ, द कैपिटल विच इज नीडेड टू मीट सीजनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, इट इज यूज टू रेज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बाय इंप्रूवमेंट ऑफ extension of machinery. It may be secured from any financial institution which can be of course be made with the short term capital. It is also called as a variable working capital, जो मैंने आपको ऊपर लिख के दिया था, ठीक है। सो एक काम करो, लिखो यहाँ पे टू मीट सीजनल रिक्वायरमेंट। and this is also called as a variable working capital. लिखो, it is required to meet seasonal working requirement and this is also called as a variable working capital. बस इनफ, एक लाइन में। रिजर्व वर्किंग कैपिटल, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, देखो क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट अमाउंट यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ कॉन्टिजेंसीज। यस, कभी कभी बिजनेस में सडनली प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसमें मेरे को पैसा लगता है, बेयर मिनिमम, कुछ उल्टा सुल्टा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो कस्टमर्स है उन्होंने पैसा नहीं दिया है ना, तो इमरजेंसी के लिए मेरे को कुछ फंड्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे को तो बिजनेस चलाना ही है फॉर माई सर्वाइवल। दिस अनप्लेजेंट इवेंट्स में ऑकर एट एनी टाइम इन द रनिंग लाइफ ऑफ बिजनेस, सच एज इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, स्लम, फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, स्ट्राइक, ले ऑफ, अनअवॉइडेबल कॉम्पिटिशन,
करेक्ट ना। तो इन दिस केस ग्रेटर अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस, एंड यही अभी हो रहा है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से आप चेक करना, अगर आपके पेरेंट बिजनेसमैन है, प्लीज डिस्कस विथ हिम टुडे, करेक्ट ना, कि कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। बोलेंगे बेटा बहुत बड़ा चैलेंज है, ये मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा, पर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट बोलते हैं कि सर व्हाट आर द टिप्स, सो मेरे लेवल पे जितना पॉसिबल है एंड जो प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो पढ़ाना अलग बात है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। सो आई गिव यू सर्टन प्रैक्टिकल सोल्यूशन, मैं आपको भी दूंगा टिप्स, यू कैन डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प देम। डेफिनेटली आपको वर्किंग कैपिटल में परेशानी कम होगी, ठीक है। कौन सा हम डिस्कस कर रहे थे? रिजर्व वर्किंग कैपिटल। रिक्वायर्ड टू मीट कॉन्टिजेंसीज, एग्जाम लिखो, फ्लड, अर्थक्वेक, एक्सेट्रा। इससे वर्किंग कैपिटल प्रेशर बढ़ता है एंड तकलीफ बढ़ने कन्फर्म है। लिखो, रिजर्व वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट कॉन्टिजेंसीज, फ्लड एंड अर्थक्वेक एक्सेट्रा। आगे परमानेंट वर्किंग कैपिटल मैं पढ़ा चुका हूं, ये फिक्स वर्किंग कैपिटल है। मिनिमम स्टॉक, this is the investment required in the business at any point of time or else all time. This type of working capital also called as a fixed rate or hardcore working capital. any time मतलब मैंने बताया ना, any point मिनिमम गुड्स का इतना स्टॉक रखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, मिनिमम स्टॉक रखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, तो वो कैपिटल है, ठीक है। चलो तो लिखो फिक्स वर्किंग, इसको बोलते हैं फिक्स वर्किंग कैपिटल। लिखो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। इतना तो कैपिटल आपको रखना है, इतना स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा, सो दैट एटलीस्ट वी कैन अट्रैक्ट कस्टमर। सेल होगा नहीं होगा वो नेक्स्ट चीज है। एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल मतलब नॉर्मल वर्किंग कैपिटल विच इज ओवर एंड अबव परमानेंट कैपिटल। इट मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ओवर एंड अबव परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एंड इसको वेरिएबल बोलते हैं या फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। मतलब वो सेम ही है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग भी अपना ऊपर हो ही चुका है, वो सेम ही है। टेम्पररी मतलब जो चेंज होगा, करेक्ट ना। सो ये मन नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये अपन ने ऊपर कवर किया है, या फिर लिख दो, चलो जाने दो, वो डायग्राम में हो जाएगा। बट ये आपको अभी कंफ्यूज होगा क्योंकि ये सेम टू सेम ही है। अब लिख सकते हैं सिमिलर टू वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। फर्क इतना ही है, जो फ्लक्चुएटिंग है वो उन्होंने बोला कि फ्लक्चुएटिंग मतलब विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सीजनल पीरियड। सो अदर देन सीजनल पीरियड जो आपको वर्किंग कैपिटल लगता है वो है वेरिएबल। तो मैं बोलता हूँ क्या लिखना है आपको, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल लिखो, उसमें सबसे सिंपल लिखो रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे फंक्शनिंग, बस। रिक्वायर्ड टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस। हाँ, अभी ये रेगुलर वर्किंग कैपिटल है वो वेरी शॉर्ट टर्म एक्सपेंस, यानी जो वेरिएबल है फॉर अ मंथ है ना। आप ये तो आप बोलेंगे सर रेगुलर तो दो जगह पे आ गया, वहां पे रेगुलर का जो मतलब है ये दिस इज समवॉट डेली एक्सपेंस, यहाँ पे मैंने डेली वर्ड नहीं लिखा है, यू कैन से मंथली एक्सपेंस, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल।
ठीक है, चलो तो ये था छोटा सा डायग्राम। आई होप आपने लिखा है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, तो 1 2 जरा कॉमन पॉइंट है बट आप उसको समझ लेना एग्जैक्टली। मतलब फ्लक्चुएटिंग इज ओनली ड्यूरिंग सीजनल एंड वेरिएबल अदर देन सीजनल। देन रेगुलर में जो था वो एकदम शॉर्ट टर्म था, डेली, एकदम डेली एक्सपेंस। एंड ये जो रेगुलर है ये ओवरऑल मंथली है, उसमें रेंट भी आएगा, ये वो बोलना चाहते हैं। बाकी उसमें कुछ टेक्निकल डिफरेंस नहीं है। अच्छा, डायग्राम मैंने आपको बताया था, देखो अभी देखो, ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है और ये परमानेंट है और ये टेम्पररी है। जैसे सेल्स ऊपर नीचे होगा टेम्पररी बदलेगा। परमानेंट भी यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे परमानेंट भी ग्रो हो रहा है और टेम्पररी भी ग्रो हो रहा है। चलो अब इसमें कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। सर टेम्पररी वर्किंग कैपिटल तो ग्रो होगा, हमको समझ में आ गया। ये बताओ, ये परमानेंट आपने यहाँ पे फ्लैट रखा है, ये ऊपर जा रहा है। दोनों परमानेंट आपने तो कहा था कि वो बढ़ता है, वो भी धीरे धीरे। मैंने परमानेंट देखो दोनों डायग्राम बनाए थे। ये ऐसा बिजनेस है जो स्टैटिक है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ये बिजनेस ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच चुका है। ये ग्रोइंग बिजनेस है जहां पे यू नीड टू इन्वेस्ट मोर इन दिस थिंग। मतलब ये ऐसा शॉप है जो सेटल्ड, इनका सब स्टॉक है। ये हर बार नए नए जूतों की वैरायटी ऐड कर रहे हैं, तो उतना स्टॉक तो बढ़ेगा ही। और ये ऐसा शॉप है जिसके पास सब वैरायटी के जूते हैं, करेक्ट ना। मतलब किसी नया शॉप स्टार्ट किया, अभी ही हैज इंट्रोड्यूस 10 वैराइटीज, तो उसका फिक्स वर्किंग कैपिटल 10 का है, फिर उसको 15 लाने पड़ेंगे, फिर 20 लाने पड़ेंगे मिनिमम, तो उसका फिक्स कैपिटल ग्रो होगा। बट ये ऑलरेडी बहुत बड़ा शॉप है जिसके पास ऑलरेडी हजारों वैरायटी के स्टॉक ऑलरेडी है, तो दिस इज सेटल्ड बिजनेस, करेक्ट ना। तो ये फर्क है दोनों में, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसा बिजनेस है जो ग्रोइंग स्टेज में है। तो जब बिजनेस ग्रो होगा तो नेचुरली फिक्स कैपिटल भी क्या होगा? बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं जूतों का नहीं, आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अभी 10 मशीन है, मैंने और 2 नए मशीन एक्स्ट्रा खरीदी के, तो जब मैं 2 नए मशीन एक्स्ट्रा खरीदी करूँगा तो उसका वो इंस्टॉलमेंट तो फिक्स हो जाएगा, उसका वर्कर का जो मंथली पेमेंट है वो भी फिक्स हो जाएगा। तो ये ग्रोइंग फेज में जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है लार्ज, तो उसके इम्पैक्ट भी आते हैं। यहाँ पे दिया देखो, परचेस ऑफ न्यू मशीनरी, उसका जो ऑपरेटर है उसका फिक्स कॉस्ट बढ़ गया ना, हाँ वैसा है। और ये ऑलरेडी सेटल्ड है, इनके पास रिक्वायर्ड मशीन है, रिक्वायर्ड स्टॉक है, तो इसलिए इनका स्टैटिक है और ये दोनों बढ़ेगा। सो दिस इज ग्रोइंग बिजनेस एंड दिस इज नॉर्मल बिजनेस। देन लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल मैंने आपको डायग्राम बना के दिया है, विच इज रिक्वायर्ड टू बाय फिक्स एसेट्स, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मतलब वही है, अपन ने जो पढ़े वो सब शॉर्ट टर्म ही है। द शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली वेरीज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव बाय द कंपनी। शॉर्ट टर्म मतलब प्रोडक्शन के बेसिस पे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली खर्चे बढ़ेंगे, प्रोडक्शन कम होगा तो खर्चे कम होंगे। द वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन डिसाइड क्वांटम ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। इट चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम कैश टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टू डेटर, डेटर टू बैक टू कैश। बता दो मैं क्या है। अभी ये लाइन आपके लिए नया है, हाँ मैं बता दो क्या है, ध्यान दो सब लोग। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच सोर्स विच अलाउ इट्स रिटर्न व्हेन इट इज नॉट इन यूज। ठीक है, लास्ट लाइन आप छोड़ दो। अभी देखो लॉन्ग टर्म मैंने बता दिया था, व्हाट इज लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, विच इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस फिक्स एसेट, ये अपन ने पढ़ लिया है। शॉर्ट टर्म में क्या लिखा है? डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव बाय कंपनी, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। इट चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर। अब ये चेंज कैसे होता है, ध्यान से सुनना। लेट्स से आपके पास कैश है, उस कैश से आपने रॉ मटेरियल परचेस किया है ना, उसका वो स्टॉक 10 दिन तक था, आपने रॉ मटेरियल परचेस करके 10 दिन रखा, फिर उसको आपने WIP में कन्वर्ट किया, फिर WIP का स्टॉक था अपना 15 दिन का, फिर आपने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर वो 20 दिन स्टॉक में था, फिनिश गुड्स बन के रेडी हुए 20 दिन तक था, फिर बाद में उसका सेल हुआ डेटर को, फिर डेटर को आपने क्रेडिट दिया 15 दिन का, एंड फिर बाद में वो कैश में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये वो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है इट्स अ टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कैश अगेन इनटू कैश।
मेरे पहला कैश ब्लॉक हुआ, रॉ मटेरियल में 10 दिन के लिए ब्लॉक हुआ, फिर उन्होंने बोला कि इट चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर, फिर वो WIP में ब्लॉक हो गया 15 दिन, फिर फिनिश गुड्स में ब्लॉक हो गया 20 डेज एंड डेटर्स में ब्लॉक हो गया। तो इसका टोटल करेंगे ना, सो 10 + 15 + 20 + 15, ये 60 डेज आपका फंड्स क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। तो ये 60 डेज का साइकिल, अब एक्चुअली 60 डेज नहीं है, इसमें से जो आपको क्रेडिटर का जो क्रेडिट मिलता है ना वो माइनस होता है ना। सो लेस मैं अज्यूम करता हूँ 20 डेज क्रेडिट अलाउड बाय रॉ मटेरियल सप्लायर, क्योंकि ये 15 दिन मटेरियल मैंने 10 दिन स्टॉक में रखा है, बट मैंने उसको पेमेंट 20 दिन के बाद किया है, तो मेरा थोड़ी इमीडिएट पैसा ब्लॉक हुआ है। ही हैज़ गिवन मी क्रेडिट, तो वो जितना क्रेडिट मेरे को देगा उतना ऑपरेटिंग साइकिल से क्या होगा, कम होगा। तो एक्चुअली मेरा पैसा कितने में ब्लॉक हो रहा है, 40 डेज ब्लॉक हो रहा है, राइट। मतलब अगर मैं आज 1 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ ना, वो वापस मेरे को लाने के लिए 40 दिन लगते हैं। मतलब मेरे को 40 दिन पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, उतना पैसा मेरे को बाहर से लाना पड़ेगा। इस बेसिस पे आप वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट कर सकते हो, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो ये किसी नेक्स्ट पेज पे आप लिख के रखना, वो डायग्राम के लिए एक पेज छोड़ देना, राइट इट ऑन नेक्स्ट पेज। सो उन्होंने यहाँ पे ये बोला है ना, चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर, ये वो है कि पहले वो कैश फॉर्म में रहेगा, फिर रॉ मटेरियल फॉर्म में रहेगा, फिर WIP में आएगा, फिर फिनिश गुड्स में आएगा, फिर डेटर्स में आएगा, फिर अगेन कैश में आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑपरेटिंग साइकिल, टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कैश अगेन इनटू कैश। अभी क्रेडिटर्स ने 20 दिन का क्रेडिट दिया, तो अपना वो पेमेंट उसको ये 60 दिन में जो पैसा लगने वाला है वो 40 दिन का ही लगेगा, क्योंकि 20 दिन अपने को क्रेडिट दे रहा है, CA - CL। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट पेज पे लिखना, वो पेज चार्ट के लिए रखना, अपना चार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और 3 ऐड करना उसमें। हो गया लिख के? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, अच्छा बता दो क्या है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। This is called as a gross working capital. Means if I take only total of current asset, it become gross working capital, and if I minus current liability, it called as a net working capital. तो वही दिया है। So what is gross working capital? It's a total of current assets. उसमें से आप current liability माइनस करो, आपको मिल जाएगा net working capital. Simple as that. चलो, gross working capital refers to फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, बस बाकी करंट एसेट्स क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव। मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट पहले मैं ऐड कर देता हूँ डायग्राम में नेट, ग्रॉस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। जगह नहीं तो हम नीचे लिख सकते हैं, कोई अड़चन नहीं है। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू बाय fixed asset, short term working capital required during OC. what is OC? operating cycle. gross working capital क्या है? total of current assets. and what is net working capital? total of current asset minus current liability. ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 और ये 4 10, 2 3 4 5 6 7 10 11 पॉइंट्स अपन ने कवर किए।
बस। तो अगर ये डायग्राम आपके पास रेडी हो गया तो आपको बाद में फिर मेरे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से ही पढ़ना है। ऐसे पूरा चार्ट फॉर्म में मैं कन्वर्ट करके देने का पर्पज़ वही है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले इतना पढ़ा तो भी इनफ है, या घर पे जब आपको कभी रिवाइज करना है फटाफट चार्ट्स पढ़ लो, आपको याद रहेगा। एंड दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व एमसीक्यू ऑल्सो। चलो सो इतना लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी वर्किंग कैपिटल जो है, अच्छा ये पॉजिटिव निगेटिव जो है ये मैं अगले लेक्चर में लेता, थोड़ा उसको सस्पेंस में रखता हूँ एंड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप इतना एक बार पढ़ लो क्योंकि थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। एंड नेक्स्ट लेक्चर आई स्टार्ट विथ पॉजिटिव। बस आपके लिए क्वेश्चन तब तक बताओ, सोच के रखना कि पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल बेटर है या निगेटिव, है ना, इसलिए मैं सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ। बस आपको खुद का आंसर सोच के रखना है कि भाई वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होना बेटर है या निगेटिव होना बेटर है, ये अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक अपन लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।